लेकिन केशव भाई, आप तो नई पीढ़ी के व्यक्ति हो, आप तो जात पात को बहुत पीछे छोड़ आए हो, तो फिर आप ये मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैला रहे हो? अब या तो आप अपना प्रोग्रेसिव होने का मुखौटा उतार के फेंक दो, या फिर अम्बेडकरवादी लोग और जो इतिहास को पसंद करते हैं उन लोगों से आप माफी मांग लो। अब भैया, जात पात को पीछे छोड़ने का या आगे छोड़ने का मिस इन्फॉर्मेशन से क्या लेना देना है, वो तो रजत भाई बेहतर जानते होंगे। इनका कहना है कि मेरे को अपना प्रोग्रेसिव होने का मुखौटा उतार देना चाहिए, पर मैंने तो कोई मुखौटे कभी पहने ही नहीं। मैंने कभी बोला कि मैं प्रोग्रेसिव आदमी हूं? भाई, मैं पब्लिक लाइफ में सोशल डेमोक्रेसी की तरफ लीन करता हूं और प्राइवेट लाइफ में आई एम अ फेयरली कंजर्वेटिव पर्सन। इनका कहना है कि मेरे को अम्बेडकराइट लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तो माफी किसको मांगनी चाहिए, किससे, वो अभी पता चल जाएगा। अब जिन लोगों को बैकग्राउंड नहीं पता, अभी थोड़े टाइम पहले अम्बेडकराइट इन्फ्लुएंसर रजत मौर्य ने मेरी 6 मिनट से ज्यादा लंबी वीडियो में से 12 या 14 सेकंड का पोर्शन काट के उसके ऊपर एक काउंटर वीडियो बनाई। अब ये 6 मिनट से ऊपर की वीडियो थी किस बारे में? सर, अंबेडकर ने जो इंटरव्यू दिया था बीबीसी को, जिसमें उन्होंने गांधी जी के बारे में लिटरली कुछ भी बोला था, उसको मैंने उस वीडियो में क्रिटिकली स्क्रूटनाइज किया था और मैंने उसमें इरफान हबीब को भी इंक्लूड कर दिया था, द हिस्टोरियन। तो बजाय उसके कि ये भाई उसके सेंट्रल थीसिस को रिफ्यूट करे, ये एंड की 12 या 14 सेकंड की पोर्शन की क्लिप काट के उसके ऊपर कमेंट्री बनाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 12 से 14 सेकंड में भी गलती हो सकती है, लेकिन भाई साहब, क्योंकि आपने कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर ही कर दिया, क्योंकि आपने सेंट्रल थीसिस को इग्नोर ही कर दिया, वो 12-14 सेकंड में जो इरफान हबीब बोल रहे हैं आप उसको भी नहीं समझ पाए और आपने काउंटर वीडियो बना दी। मैं आपको बताता हूं कॉन्टेक्स्ट क्या था या मेन थीसिस क्या था उस वीडियो का। अंबेडकर जो थे वो सोशल रिफॉर्मर भले ही थे, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के साथ अलाइन करते थे और नेशनल मूवमेंट जो उस टाइम पर थी, कांग्रेस जिसको लीड करती थी, उसको वो अपोज करते थे। इरफान हबीब का ये कहना है, इनफैक्ट सारे ही लगभग हिस्टोरियंस का ये कहना है, कि नेशनल मूवमेंट सो कॉल्ड दलित्स को या अनटचेबल्स को ज्यादा देती थी कंपेयर टू ब्रिटिशर्स। लेकिन बजाय इसके कि अंबेडकर नेशनल मूवमेंट से खुद को अलाइन करे, वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे और कांग्रेस को कहते थे ये तो हिंदू पार्टी है, ये तो हिंदू हमें खा जाएंगे, हिंदू तो नाटजीज होते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब बोला करते थे। तो जैसे पूना पैक्ट का एग्जांपल देते हुए इरफान हबीब ने यह बताया कि भाई अंग्रेज क्या दे रहे थे जिनके साथ अंबेडकर अलाइन थे, और बदले में नेशनल मूवमेंट लेड बाय गांधी जी या फिर लेड बाय कांग्रेस, उन्होंने क्या दिया था दलित्स को, जरा आप भी सुन लो। जो लोग ये सब कहते हैं वो मेरे ख्याल में उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है पूना पैक्ट। पहली तो बात यह है कि अंग्रेज क्या दे रहे थे जो कम्युनल अवार्ड कहलाता है। अंग्रेज उनको 700 प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट्स में 700 के लगभग थी, उनमें 70 दे रहे थे कि 70 दलित लोगों को मिलेंगी, सीट्स बुक्ड होंगी उनके लिए और उसमें अलग इलेक्शन होगा। पूना पैक्ट में 148, हो सकता है मेरे नंबर में 1-2 गलती हो, लेकिन 148 सीटें मिली जो दुगनी से ज़्यादा। किस तरह ये कहा जा सकता है कि दुगनी से ज़्यादा अगर दलित लोगों को सीट मिले तो ये उनके साथ बड़ा जुल्म है, ये मेरी समझ में नहीं आता। कम्युनल अवार्ड में सेंट्रल असेंबली के लिए कोई कमिटमेंट नहीं गया था, यहाँ उन्होंने वो भी कमिटमेंट कर दिया, मुझे परसेंटेज याद नहीं है, शायद 15% के लिए, जो पहले कोई कमिटमेंट अंग्रेज़ों ने नहीं कहा था कि सेंट्रल असेंबली में भी शेड्यूल कास्ट का कोई शेयर होगा। जहाँ तक अलग इलेक्टोरेट का ताल्लुक है कि ये कहा जाता है अलग इलेक्टोरेट है, तो पूना पैक्ट में इसका प्रोविज़न था कि पहले दलित लोगों में आपस में अलग चुनाव हो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उसमें जो 4 सबसे ज़्यादा वोट्स मिले उन्हीं में से खड़े हो सकते हैं हरिजन के। ये तो अंबेडकर साहब और उनके ग्रुप के लिए बहुत अच्छा था, इसलिए कि अगर ये चुनाव होता 4 का तो वो साबित कर सकते थे कि देखिए हमारा ही आदमी सबसे ऊपर था, लेकिन वो इलेक्ट नहीं हो सका जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये सवाल किसी ने नहीं पूछा कि फिर क्यों अंबेडकर साहब और अंग्रेज़ सरकार ने इस प्रोविज़न को, जो सेपरेट इलेक्टोरेट थी, अलग इलेक्टोरेट दलित लोगों की थी, उसको ड्रॉप कर दिया। हमारे को मालूम है कि क्यों ड्रॉप कर दिया, क्योंकि अगर 4 कहीं अलग अलग इलेक्शन होता तो कांग्रेस को वहाँ बड़ी बहुमत मिलती दलित लोगों में और अंबेडकर साहब का कैंडिडेट शायद 3 या 4 नंबर पर रहता। तो ये ट्रुथ्स हैं। 1937 के इलेक्शन में, 1946 के इलेक्शन में दलित लोगों ने बड़ी तादाद में कांग्रेसी को वोट दिया, अंबेडकर साहब को नहीं दिया। अब इसको आप इतिहास को भूल जाएं और कहें कि ये सब धोखे की बातें हैं, तो जो चाहें। गांधी जी और नेहरू थे जिन्होंने जो अंबेडकर जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, जो डिमांड था, उसको उन्होंने सही उस पर ध्यान नहीं दिया। या मैं आपसे बता रहा हूँ कि वो क्या करते, उन्होंने दुगनी से ज़्यादा सीट दे दी। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को मान लिया कि पहले 4 का वहीं चुनाव होगा, उसी में से सिलेक्ट होंगे। अब आप बताइए कि इससे ज़्यादा क्या दे देते वो? अंग्रेज़ क्या दे रहे थे? अंग्रेज़ों ने तो बहुत कम दिया था, लेकिन अंबेडकर अंग्रेज़ों के साथ रहे, वो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ नहीं हुए। इसमें गलती बताई जाए। अब ऑफ कोर्स रजत मौर्य इसमें कोई गलती बता ही नहीं पाए, बता सकते ही नहीं। अगर वो अपने फॉलोअर्स के सामने इस बात को एक्नॉलेज तक कर ले तो इनकी पूरी अंबेडकराइट आइडेंटिटी ही थ्रेटन हो जाएगी। तो बजाय इसके इन्होंने क्या करा कि इसके बाद जो इरफान हबीब ने 12 या 14 सेकंड में बोला उसको रिफ्यूट करा। वो भी सुन लो जरा, इरफान हबीब ने क्या बोला। अंबेडकर इतनी जगह लॉ मेंबर रहे अंग्रेज़ों के तहत, क्यों नहीं उन्होंने रिजर्वेशन करवाया? सरकारी दफ्तरों में अंग्रेज़ों के थे, वो पूरी लड़ाई वर्ल्ड वॉर 2 में उनके काउंसिल के मेंबर थे, तो क्या कर रहे थे? तो ये भी दूसरे लोग भी सवाल पूछ सकते हैं। अब सो फार एज आई कैन टेल, यहां पर इरफान हबीब इज बीइंग रिटोरिकल कि भाई नेशनल मूवमेंट को अपोज करने के बाद और ब्रिटिशर्स के साथ अपने आप को खुद से अलाइन करने के बाद आपने क्या हासिल कर लिया? क्या आपने रिजर्वेशन ले लिया? आप उनकी काउंसिल की मेंबर थे, ये थे, वो थे, आपने क्या सिग्निफिकेंट चीज ले ली अंग्रेजों से और नेशनल मूवमेंट को अपोज करके? दिस वाज द पॉइंट ऑफ इरफान हबीब। लेकिन रजत मौर्य ने इसको क्या समझा कि भाई अंबेडकर ने ट्राई नहीं करा,
अंबेडकर ने जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में था तब रिजर्वेशन के लिए ट्राई नहीं करा, तो उन्होंने एविडेंस दिए कि भाई अंबेडकर ने मेमोरेंडम सबमिट करा था, तो देखो अंबेडकर ने एफर्ट तो करे, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी ये स्टैब्लिश नहीं करा कि भाई अंबेडकर के एफर्ट से डायरेक्टली ऐसा रिजल्ट निकला जो उनके एब्सेंस में ना निकलता। ये तो कोई शो ही नहीं करा रजत मौर्य भाई ने। पहले जरा सुन लो इनका क्या कहना है। 20 जुलाई 1942 बाबा साहब को वाइसराय परिषद में लेबर मेंबर बनाया गया। 29 अक्टूबर 1942 ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने एक मेमोरेंडम सौंपा, ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट, जिसमें दलितों के लिए नौकरी, शिक्षा और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर कई सारी मांगे थी। 11 अगस्त 1943 ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट ने एक हिस्टोरिकल फैसला किया, शेड्यूल कास्ट को 8.1/3% रिजर्वेशन देने का प्रस्ताव पास किया। ओ खड़ जा भाई ने अभी एक बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस दिया है जिसको आपने कॉजेशन से मिस्टेक कर लिया होगा। इनका कहना है कि जुलाई 1942 में अंबेडकर जी की अपॉइंटमेंट होती है, 29 अक्टूबर 1942 को वो एक मेमोरेंडम सबमिट करते हैं ब्रिटिश सरकार को, और 1943 में रिजर्वेशन मिल जाती है। ओ भाई साहब 1943 की नोटिफिकेशन पढ़ तो लो जिसका स्निपेट आपने लगाया है। पहली ही लाइन क्या है? इन परसुएंस ऑफ द अंडरटेकिंग गिवन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1942। मेमोरेंडम का रेफरेंस कहां है यहां पर? मेमोरेंडम सबमिट हो रहा है अक्टूबर 29, 1942 में। तो मी बीइंग केशव, मैंने अर्जुन को बोला, अनऑफिशियल गांधी पेज के एडमिन को, कि अर्जुन जरा मेरे को ढूंढ कर बताओ कि अक्टूबर में या उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई अंडरटेकिंग दी थी क्या ब्रिटिश सरकार ने? तो भाई साहब मेरे को पता चल रहा है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का तो कोई डिबेट ही नहीं हुआ, ना अक्टूबर में ना उसके बाद, ये उससे पहले की बात है। और ये कह रहे हैं इन परसुएंस ऑफ अंडरटेकिंग गिवन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ना कि इन परसुएंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। तो भाई आपने कैसे जोड़ दिया इन दो बात को आपस में? Now maybe it is possible, I'm not ruling it out, maybe it is possible कि अंडरटेकिंग अंबेडकर से ही रिलेटेड है और वो पहले हुई होगी। तो भाई साहब थोड़ी मेहनत करके उसको ढूंढते ना पहले और उसको अटैच करते। बट ऑल दिस इज एनीवेज इररिलेवेंट, क्योंकि इस मेमोरेंडम में आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए कि अंबेडकर साहब खुद क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के जो रिप्रेजेंटेशन का ऑपोजिशन है वो हिंदूज की तरफ से नहीं आता। भाई हिंदू क्वार्टर्स नहीं अपोज कर रहे रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का जो अंबेडकर जी चाह रहे थे अपने मेमोरेंडम में। कह रहे इसको अपोज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, ब्रिटिश सरकार। और एंड में क्वेश्चन छोड़ते हैं, वुड इट बी रॉन्ग इफ इट वाज सेड दैट द एनिमीज ऑफ शेड्यूल कास्ट आर नॉट द हिंदूज एंड दैट द रियल एनिमी इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो भाई साहब थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दो ना फिर। आपने जिंदगी भर नेशनल मूवमेंट को क्यों अपोज किया? क्यों आप कांग्रेस को डिनाउंस करते रहे ये तो हिंदू पार्टी है, हिंदू तो हमें दबा के खा जाएंगे वगैरह वगैरह? जब ब्रिटिशर्स ही रोक कर बैठे हैं रिजर्वेशंस को या रिप्रेजेंटेशन को, तो आपका कॉज बेटर सर्व ऐसे नहीं होता कि आप कांग्रेस के साथ या नेशनल मूवमेंट के साथ अलाइन हो जाते। पर बजाय इसके आपने क्या करा? जो रियल एनिमीज थे अनटचेबल्स के या डिप्रेस क्लासेस के या शेड्यूल कास्ट के, आप उनके अलाई बन गए और उनके साथ मिलके आप दुनिया भर का उटपटांग बोलते थे नेशनल मूवमेंट को और कांग्रेस को। तो भाई साहब इसका जवाब दो और इसको समझो, इंटरनलाइज करो इस बात को। सेकेंडली, आपकी क्या ब्यूरोक्रेसी की और पॉलिसी मेकिंग की समझ इतनी है कि एक बंदा आया किसी पोजीशन में और हो गया जी डिसीजन। और भाई साहब रिजर्वेशंस जो मिली अल्टीमेटली शेड्यूल कास्ट को या डिप्रेस क्लासेस को या अनटचेबल्स को, इट वाज अ प्रोसेस व्हिच वाज एन आउटकम ऑफ लॉन्ग स्ट्रगल, लॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस, और उसमें कांग्रेस का मेन रोल था। उसका आप हिस्सा ही काट जाते हो। अब दिक्कत क्या है, आजकल क्रेडिट्स एक्यूमुलेट होते हैं फेम के अराउंड। तो क्योंकि अंबेडकर जी आजकल फेमस हो गया तो हर बात का क्रेडिट उन पे चेप दो, कांग्रेस को हटा दो उसमें से। अरे भाई साहब अंबेडकर जी कोई पॉपुलर लीडर नहीं हुआ करते थे उस टाइम पर तभी तो उनको ब्रिटिशर्स के साथ अलाइ करते थे, वो अपोज करते थे कि भाई मैं रेलेवेंट बनूं, दिखे लोगों को कि मैं भी कोई नेता हूं। वो कोई चुनाव नहीं जीतती थी उनकी पार्टी। इंडिपेंडेंस के बाद उनको रेलेवेंट बनाया किसने इंडियन पॉलिटी में? नेशनल मूवमेंट ने, जिनको वो अपोज करते थे पूरी जिंदगी। ये तो कांग्रेस का लार्जेस्ट था, उनका बड़ा हृदय, विशाल हृदय था जो उन्होंने अंबेडकर जी को ऑन बोर्ड करा। कोई कंपल्शन नहीं थी उनके ऊपर। लेकिन आज गालियां किसको पड़ती है? कांग्रेस को। हर बात का क्रेडिट किस पे चेप दिया जाता है? अंबेडकर जी पे। और ये भाई साहब रजत मौर्य साहब हिस्ट्री के नुआंसेस को समझे बिना इरफान हबीब के बारे में फिर क्या बोलते हैं? ऐसे सो कॉल्ड हिस्टोरियंस को मैं हिस्टोरियंस तो छोड़ो एक बेहतर इंसान नहीं मानूंगा। ऐसे 420 लोग इतिहासकार बने बैठे हैं। सोचिए इन लोगों ने क्या इतिहास लिखा हुआ। सही है भाई, पर हम ना आपको 420 बोलेंगे, ना हम बोलेंगे कि आप इंसान ही अच्छे नहीं हो या आपने क्या फर्जीवाड़ा करा वगैरह वगैरह। मैं तो मानता हूं रजत भाई आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन आप जो काम करने निकले थे कि इरफान हबीब को रगड़ोगे या फिर केशव बेदी को एक्सपोज करोगे फॉर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, आई गेस दैट शुड वेट अनदर डे। थोड़ी और मेहनत करो, थोड़ी और पढ़ाई लिखाई करो, तब जाके हम जैसों पे हाथ डालने की कोशिश करो।